हेलो यूजीसी एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? एज यू ऑल नो, हमने प्रहार सीरीज स्टार्ट की है। प्रहार सीरीज में हम 60 बाय 60 कराने वाले हैं, मतलब 60 मिनट के अंदर हम आपको 60 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज की वीडियो होने वाली है यूजीसी नेट जनरल पेपर 1 के बारे में। जनरल पेपर 1 के हम 60 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। आई वेलकम यू टू दी एडंगल प्लेटफॉर्म। आई एम साहिल बलारा, एन एक्सपर्ट फैकल्टी जनरल पेपर 1 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। देरी ना करते हुए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज हमने ठान लिया है 60 मिनट में हम 60 क्वेश्चन या उससे पहले करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द मोड ऑफ टीचिंग कंडीशनिंग मीन्स। टीचिंग के अंदर कंडीशन का क्या मतलब होता है? टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, टू इंप्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज या फिर फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। So we talk about the improvement of the learning skills of the students. हम क्या करना चाहते हैं? हम स्टूडेंट्स की लर्निंग स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं। To bring change in the behavior of the student, yes, we talk about the changing behavior, but more focus हमारा किस पर होता है कि भाई उसको स्किल सिखाई जाए, उसको नॉलेज दी जाए, उसको चीजें अच्छे से सिखाई जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। राइट, सो चारों स्टेटमेंट में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट था वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू इंप्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, साइंस शुड नॉट बी टॉट फ्रॉम द बुक्स और बाय चॉक एंड टॉक लेसन्स। ये बात किसने बोली थी? केली ने, एरिस्टोटल ने, डेव्यू ने या फिर रोजियो ने? So the answer for this particular question is that is रोजियो। इन्होंने बोला था कि जो क्या बोलते हैं उसे, साइंस को चॉक एंड टॉक मेथड से नहीं सिखाया जाए, उसे रियल एक्सपीरियंस से सिखाया जाए। सो ये इन्होंने क्या बोला था? आरसी रोजियो, एंड ही टॉक अबाउट द रियल एक्सपीरियंस, राइट? ही टॉक अबाउट द रियल एक्सपीरियंस। सो इन्होंने बोला था कि चॉक एंड टॉक मेथड से मत सिखाओ, इन्हें रियल एक्सपीरियंस से सिखाओ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड आपने ये नोट कर लिया होगा, बिकॉज देयर आर द क्वेश्चन जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसके बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आता है, नहीं पढ़ा तो नहीं आता है। सो आई वॉन्ट कि आप इसको नोट कर ले। अगर इन फ्यूचर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आई वॉन्ट यू कि आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिसिप्लिन इन द क्लासरूम कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय। एक क्लासरूम में डिसिप्लिन कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसमें पता है क्या होता है? दीज आर सम बेसिक जनरल क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है ना, वो हमें टिक करना होता है, बिकॉज जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे अप्रोप्रिएट लगते होते हैं हमें, बट जो सबसे ज्यादा कर रहा होता है ना, बिकॉज जो सारे सिमिलर ही होते हैं, जो सबसे ज्यादा कर रहा होता है उसको हम टिक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिसिप्लिन एंड पनिशिंग। पनिशिंग एज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर आपको आंसर में कोई भी नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव स्टेटमेंट लिखी है तो वो आंसर नहीं हो सकता, राइट? तो ऑप्शन नंबर ए हमने वैसे हटा दिया। इग्नोर इनडिसिप्लिन एंड टीचिंग। हाउ कैन बी इग्नोर इनडिसिप्लिन, राइट? अगर हमने इनडिसिप्लिन इग्नोर कर लिया तो डिसिप्लिन कैसे आ सकती है? तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। आस्क स्टूडेंट नॉट टू अटेंड द क्लास। भाई हम उन्हें कैसे बोल सकते हैं कि क्लास में मत आओ? हम टीचर हैं, हमारा काम उन्हें अच्छे से पढ़ाना है। इफ दे आर नॉट मेकिंग डिसिप्लिन, वी ट्राई टू अटेम्प्ट देम कि भाई आप ऐसे मत बिहेव करो। वी ट्राई टू इन्फ्लुएंस देम, प्रोग्राम द टीचिंग अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सबसे ज्यादा रिलेटिव कौन सा स्टेटमेंट था? दैट इज नंबर सी, बिकॉज जो बाकी अदर स्टेटमेंट थे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेटमेंट थी कि भाई तुम क्लास अटेंड मत करो, हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे, या उसे इग्नोर करने के बारे में बात हो रही थी। तो दीज आर द नेगेटिव स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट बची थी, दैट इज स्टेटमेंट नंबर सी, जो इसका आंसर हो सकती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है ना, वो समझ में आ रहा होगा आपको। बिकॉज क्वेश्चन तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, बट आपको क्या उसको टेक्निक को समझने की कोशिश करना है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं या फिर एजुकेटेड गेस कर सकते हैं। बिकॉज मैं ये नहीं बोलूंगा तुक्का, बिकॉज मेरी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़े हैं, आई टोल्ड देम कि आप एजुकेटेड गेस लगा सकते हो। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज आप इतने पढ़े लिखे, आपने मास्टर्स कर रखी है, तो तुक्का नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे एजुकेटेड गेस कि मैंने आप लोगों को इतना पढ़ाया हुआ है, अगर आपको नहीं आता तो यू विल ट्राई टू मेक एन एजुकेटेड गेस, राइट? क्वेश्चन नंबर 4,
Who defined teaching a personal relationship between the teacher and the taught causing behavior modification? So ये वाली बात किसने बोली थी? अगेन बहुत ही लाइक स्टैटिक क्वेश्चन है कि आपको पता है ये बात किसने बोली थी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन मेक एन एजुकेटेड गेस, राइट? सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज गेज। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, उसे नोट डाउन कर सकते हो, इन फ्यूचर अगर आया तो उसे गलत ना करें हम। तो गेज ने ये बात बोली थी, उन्होंने बोला था टीचिंग एज अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। टॉट कौन हुआ? स्टूडेंट। कॉजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इज दैट क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ही सर मुझे ये चीज समझ में नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, डिस्कशन इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिकॉज जब आप कंसेप्ट ऑफ द टीचिंग, जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो उसके रेफरेंस में हमें बताना है कि डिस्कशन क्यों जरूरी है। इट हेल्प द स्टूडेंट टू इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस। ऑब्वियसली अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ चीजें, आपसे बात करने की कोशिश करूँ तो वी गेट इन्वॉल्व इन अ लर्निंग प्रोसेस ना, आप भी इन्वॉल्व होंगे, आप भी इंटरेस्ट लेंगे। सेकेंड पॉइंट इज इट एनकरेज द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। अगर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको कोई चीज पसंद नहीं समझ आ रही है या फिर आपको कुछ चीजें अच्छी भी लग रही है, जो भी आपका ओपिनियन है, सही है गलत है, आप उसको बता पाएंगे। अगर मैं आपसे डिस्कशन ही ना करूं, वन वे सारी चीजें करने लग जाऊं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टीचिंग इम्पैक्ट करेगी। सो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़े आगे। अगर आपको मजा आ रहा है हमारी 60 by 60 सीरीज में तो प्लीज प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ सर आपके एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर एग्जामिनेशन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देख लेते क्या बोल रहे हैं। असर्शन में अब फंडामेंटल रिसर्च इज कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी। जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, फंडामेंटल रिसर्च का और भी कोई नाम होता है, दैट इज बेसिक रिसर्च। सो मैंने आपको बताया है, जब PYQs भी कराए थे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है ना, उनके दूसरे नाम भी याद रखना। अगर फंडामेंटल की जगह यहाँ बेसिक लिखा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, ये कौन सी रिसर्च है, इसके बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। सो व्हाट आई वांट यू इज जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ऑफ पर्टिकुलर रिसर्च के वो आप याद करके जाए, सो दैट आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हुए। आपको पता हो वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च बिकॉज दे बोथ आर द सेम थिंग। तो इस पर्टिकुलर रिसर्च में क्या करते हैं, हमारा मेन फोकस होता है फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी। हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं चीजों को, इंफॉर्मेशन को, देन एक थ्योरी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं बिकॉज इट यूजुअली एड ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज। देख रहे हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज और द नॉन नॉलेज। जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उस नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट को हम देखेंगे और बीच में बिकॉज लगा के देखेंगे कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ये चीजें इसको एक्सप्लेन कर रही थी। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इज इट क्लियर? बढ़े आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं आप, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इफ रिसर्च इज रिलायबल इट मस्ट यील्ड कंसिस्टेंट रिजल्ट ऑन एवरी एप्लीकेशन। सो रिसर्च अगर आपकी रिलायबल है तो क्या होगा कि जो आपके रिजल्ट आएंगे ना, हर एप्लीकेशन पर वो कंसिस्टेंट आएंगे। अगर आपने 100 नापा है तो वो 100 ही आएगा हर बार। तो वी कैन से दैट इट इज रिलायबल। बीच में लगाएंगे बिकॉज रिलायबिलिटी इज अ टर्म मेजर फॉर द रिपीटेबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी ऑफ अ रिसर्च फाइंडिंग टूल। तो रिलायबिलिटी, आर से रिलायबिलिटी, वी टॉक अबाउट द रिपीटेबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी। सो रिलायबिलिटी इज लाइक कि व्हेन यू रिपीट इट, व्हेन यू रेप्लिकेट एट द पर्टिकुलर टूल और उसमें सेम रिजल्ट आ रहा है तो दैट इज नोन एज रिलायबल। तो वो असर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है। यस, असर्शन उसको एक्सप्लेन कर रहा है। द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Is that clear? आ रहा है बच्चों समझ में? Are you guys happy? Please do write in the comment box कि हाँ सर मजा आ रहा है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन। रिसर्च मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वैलिडिटी। यस, जो रिसर्च है वो स्ट्रॉन्ग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वैलिडिटी होनी चाहिए। एक रिसर्च हमारी वैलिडिटी भी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। सो वैलिडिटी is the power with which conclusion, assumption or any proposition in research is termed as either valid or invalid.
सो क्या बोल रहा है कि एक में तो बोल रहा है कि वैलिडिटी होनी चाहिए, और बीच में ही वैलिडिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि वैलिडिटी क्या है, एक ऐसी पावर है जो कंक्लूजन और अजम्पशन को बताती है कि ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है. So the answer for this particular question is A, that both assertion reason are true and R is the correct explanation of A. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. Dash research is based on direct experience and observation by the researcher. So आपको बताना है लॉजिकल, एम्पेरिकल, साइक्लिकल जो रिसर्च होती है, मतलब तीनों में से कौन सी ऐसी रिसर्च है जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन पे काम करती है. सो अगर आपने मेरी पहली क्लासेस देखी होंगी पीवाईक्यूज की, या फिर मेरी एक वीडियो भी डली हुई है, उसमें मैंने बताया था एम्पेरिकल इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. सो ई फॉर एक्सपीरियंस, ई फॉर एम्पेरिकल. द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज एम्पेरिकल. एम्पेरिकल रिसर्च जो होती है वो हमारी एक्सपीरियंस बेस्ड या फिर हमारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है. साइक्लिकल जो रिसर्च होती है वो हमारी एक्शन रिसर्च होती है, जिसका एक स्टेप है, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है शॉर्ट्स में, दैट इज द स्टेजेस ऑफ एक्शन रिसर्च. इट कम्स विद द प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड कम्स विद द रिफ्लेक्ट. सो ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है. आप एक बार एक्शन रिसर्च और मतलब एक्शन रिसर्च जो साइक्लिक रिसर्च भी होती है उसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंक्लूडिंग स्टेप ऑफ द रिसर्च इन द प्रोसेस. कंक्लूडिंग स्टेप, आपने रिसर्च पूरी कर ली. जब आपने रिसर्च पूरी कर ली तो आप डाटा कलेक्ट क्यों करेंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता. एनालाइज, कंक्लूडिंग, एनालाइज हम करते हैं, उसके बाद कंक्लूड करते हैं. आप कंक्लूड कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट लिख देंगे. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज राइटिंग रिपोर्ट. सो राइटिंग रिपोर्ट इज द कंक्लूडिंग स्टेप ऑफ एनी रिसर्च प्रोसेस. इज दैट क्लियर गाइज? बढ़े आगे. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब दो आपस में बात कर रहे हैं, राइट. इंट्रापर्सनल क्या होता है? सो इंट्रापर्सनल इज अ कम्युनिकेशन जिसमें वो आदमी खुद से बात करता है. इंट्रापर्सनल इज समथिंग विच ही डू विद हिमसेल्फ. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज अ मैन कम्युनिकेट विद हिमसेल्फ. अदर पर्सन से कर रहा है तो वो इंटरपर्सनल हो गया. मोर देन हो गया तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया, राइट. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए. क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैनल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन. अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऑडियो. ऑडियो क्या होता है? ऑडियो तो कोई भी सुन सकता है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. मास मीडिया, मास मीडिया क्या हम लोग ऊपर जाके भी देते हैं या फिर ऊपर वाले लोग मास मीडिया की यूज करते हैं. काउंसलिंग कैन बी अ अपवर्ड कम्युनिकेशन. सो काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग में लाइक सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो हेल्प, सबऑर्डिनेट को हेल्प करने की कोशिश करते हैं. सो सबऑर्डिनेट अगर हेल्प करेंगे तो इट मस्ट बी अपवर्ड कम्युनिकेशन. You tell your problem and the communication comes ऊपर. आपकी मतलब जो प्रॉब्लम है वो ऊपर जा रही है ना, कम्युनिकेशन विल बी अपवर्ड, और वहां से सॉल्यूशन होके आपकी तरफ आएगा. सो काउंसलिंग वी कैन से इज एन अपवर्ड कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 13, द ऑर्डर और इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन ओनर टू द वर्कर इज. आपको बताना है ओनर से वर्कर तक की कौन सी कम्युनिकेशन होती है, पब्लिक, ऑर्गेनाइजेशन, डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड. बहुत ही ज्यादा लाइक सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ ओनर ऊपर होता है, वर्कर नीचे होता है. ऑब्वियसली ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या बोलेंगे, उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे ना. इज दैट क्लियर? समझ आया बच्चे? फियर ऑफ गेटिंग फायर्ड इज अ बैरियर रिलेटेड टू. पर्सनल बैरियर. पर्सनल बैरियर कौन से होते हैं? जो आपके फैमिली फ्रेंड से रिलेट करते हैं. सिमेंटिक बैरियर मस्ट बी रिलेटेड टू द लाइक एक ही वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट वेज में बताना. लैंग्वेज बैरियर बोल सकते हैं हमसे. ऑर्गेनाइजेशन बैरियर. ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या होता है? लैक ऑफ प्रॉपर डायरेक्शंस. आपको प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं मिल रही हैं, कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आ रही है, चीजें समझ नहीं आ रही है, तो दैट इज नोन एज द डायरेक्शन. एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग, राइट. So the answer for this particular question is C, that is organization barrier, because you get a like fear of getting fired is related to. Personal barrier नहीं हो सकता, semantic barrier नहीं हो सकता. The answer for this particular question is C. Hot and cold message were differentiated by. ये किन्होंने लिखा था? अगेन देख रहे हो स्टैटिक क्वेश्चंस.
आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मूव कर सकते हैं हम एजुकेटेड गैस लगाकर, सो दैट इसमें आपका टाइम बचे और वो टाइम जो आपने सेव किया वो आप किसी और क्वेश्चन में लगा सके। सो हॉट एंड कोल्ड मैसेज वर डिफरेंशिएटेड बाय दैट इज मार्शल MC1। ऐसा क्लियर बच्चे? ओके, क्वेश्चन नंबर 16, which alphabet would come in the middle of the word devastation if arranged in a alphabetical order? So क्या करेंगे हम, alphabetical order starting करेंगे, तो A आएगा पहले, राइट, उसके बाद D, उसके बाद E, D के बाद क्या आता है E, फिर I, फिर N, फिर I, फिर N, राइट, उसके बाद O, S, T, T और B, O, S, T, T और B, राइट। सो इसको क्या किया हमने, अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। अब हमें बताना है वुड कम इन मिडल ऑफ द वर्ड, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वर्ड है, तो मिडल टर्म कौन सी होगी, 6 टर्म, 5 इधर होंगे 5 इधर होंगे, राइट। सो मिडल टर्म कौन सी होगी, मिडल टर्म होगी एन, 5 इधर हो गए 5 इधर हो गए। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज एन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एवरेज एज ऑफ सूरज 3 चिल्ड्रन आर 30, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल बाय नंबर ऑफ, मतलब जितना भी होता है फिर हमारा एवरेज निकल कर आ जाता है। तो टोटल अगर हमें निकालना होगा तो 30 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 90। तो जो उसके बच्चों की एज है वो मिलाकर कितनी है, 90 है। द प्रेजेंट एज ऑफ द चिल्ड्रन आर इन रेशियो, जो आज की एज है उनकी वो रेशियो पे है, जो प्रेजेंट एज है वो हमने x ले लिया है। तो हम क्या करेंगे इसमें, लाइक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो x ले लेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 5x, राइट, इज इक्वल टू x की कितना है, 90। तो 5 6 7 8 9 10 10x इज इक्वल टू 90, राइट। x कितना हो गया, 9 हो गया। हमें क्या करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड, तो एल्डेस्ट चाइल्ड ये होगा। तो अगर हम 5x था ये, तो 5 इंटू एक्स कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 5 9 से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज 45 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड इज 45। इज दैट क्लियर गाइस, समझ में आया? आर यू गाइस एंजॉयिंग इट? सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ रवीज एवरेज एज रन्स फ्रॉम 8 इनिंग आर 64, तो रवि ने क्या किया, 8 इनिंग में एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं, 8 इनिंग्स में 64 रन बनाए, तो x अपॉन 8 इज इक्वल टू 64। सो टोटल कितने रन हुए, 64 8 जा, जल्दी से बताइए, 64 8 जा 152। हाउ मेनी मोर रन्स मस्ट ही स्कोर इन 9th इनिंग टू इंक्रीज द एवरेज बाय 70। तो ये जो 64 है इसको हमें 70 करना है, राइट। और इसमें पूछा कितने रन और बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये x निकल कर आया कितना, 152 ना। तो यहां पर भी हम x रख लेते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द 9th इनिंग। तो x इज इक्वल टू 7 9 जा 63। तो जब 9th इनिंग में इतना एवरेज है और 8th इनिंग में इतना एवरेज है, तो हम क्या करेंगे, 630 में से 512 माइनस कर देंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रन्स ना, तो रन से निकल कर आया है। 8th इनिंग में हमारे कितने रन्स थे एग्जैक्टली, एवरेज नहीं, टोटल रन हमारे निकल के आए, दैट इज 512, और 9th इनिंग में कितने थे, 630, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये क्या निकलेगा, वो जो लाइक एवरेज हमें 60 से कितनी पहुंचनी है, 70 तक पहुंचनी है, उसका मतलब इसमें कितने रन ऐड करेंगे, दैट इज 118। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राम बॉट 60 पीसेस ऑफ मैंगो, राम ने क्या किया, 60 मैंगोज खरीदे, कितने रुपए में, 18 रुपए में खरीदे, राइट। तो 18 6 108 और 0 का कैरी ओवर 0। सो राम ने क्या किया, 60 पीस ऑफ मैंगो खरीदे 18 रुपए में, ठीक है। तो खरीदे तो इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। उसके बाद क्या किया इसने,
ही सोल्ड 20 मैंगोज, उसने सेलिंग प्राइस हो गई, एसपी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 20 मैंगोज उसने बेचे कितने रुपए में, 24 रुपए में, 2 टू जा लाइक 24 टू जा 48, राइट। उसके बाद लाइक यहाँ पर पॉइंट डाल देते हैं कि भाई उसने पहले 20 मैंगो 24 रुपए में बेचे, 20 पीसेज उसने कितने में बेचे, 20 रुपए में पहुंचे, तो दैट इज 400। एंड जो लास्ट 20 बचे थे इस 60 में से वो उसने 14 रुपए में बेचे, तो 14 टू जा 28 एंड 0 इज 280। सो ये हमसे पूछा गया है फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो 4 4 8 9 10 10 कितना आया, वेट अ सेकेंड, 1160 आया टोटल, तो 1160 आया। सो इफ योर कॉस्ट प्राइस इज लेस और सेलिंग प्राइस इज मोर, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट हुआ होगा, तो लॉस का ऑप्शन हटा दे, और इसमें से 1160 में से 1080 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 80 रुपीज आएगा, तो 80 रुपीज का हमारे पास प्रॉफिट हुआ ना। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज 80 रुपीज। समझ आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 21, विच preposition आर द contrary टू द A टाइप preposition? ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है, या प्लीज इसे एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, AEIO, राइट। सो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्ररी, उसी के अपोजिट जो होता है उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी। जो क्रॉस में कर रहा है तो ऑब्वियसली इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी। सो ये जो है ये AO ये है कॉन्ट्राडिक्टरी एंड AI इज ए सबएटम। सो हमसे पूछा है A टाइप जो है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, A का कॉन्ट्राडिक्टरी तो O होगा ना। सो सीधे सीधे आंसर निकल कर आ गया, आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज O टाइप प्रपोजिशन। Question number 22. Preposition having structure all and no are classified as. So जो हमारा preposition होता है all और no का, तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, बोथ या फिर नन ऑफ द, वो दोनों नहीं हो सकते, या तो यूनिवर्सल होगा या पर्टिकुलर होगा। तो जो ऑल और नो वाला होता है उसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। preposition have quantifier sum and sum not, तो sum and sum not नीचे था तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। तो all को बोला हमने, no को बोला, तो उसको sum और sum not को हम क्या बोलेंगे, particular quantifier। so the answer for this particular question is B, that is particular quantifier। उसके बाद आया है क्वेश्चन नंबर 24, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया है। तो आप देख सकते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैंने आपको बताया स्टेटमेंट को पढ़ना है पहली को, ठीक है, तो बिकॉज लगा के दूसरी को पढ़ना है। अगर उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं कर रहा तो नॉट करेक्ट, अगर वो गलत है तो ए रॉन्ग बी रॉन्ग, ऐसे करके आपको अपना आंसर देना है। तो इंडक्टिव रीजनिंग इज मूविंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यस वी मूव पर्टिकुलर टू जनरल इन इंडक्टिव रीजनिंग बिकॉज इट मेक्स broader generalization and being open to possibility of conclusion not being 100% correct। so जहाँ inductive reasoning जो हमारी होती है उसमें हमारा जो conclusion है we are not sure कि वो 100% correct होगा। deductive reasoning में क्या होता है, हम general to particular जाते हैं, we somewhere know कि ये चीजें हैं as well as same time। So the answer for this particular question is A, both assertion reason and true are is a correct explanation of A, because इसमें inductive reasoning के बारे में बात हो रही है, that we move from general to particular, and उसी चीज को explain कर दिया गया है because it makes generalization more open and not being 100% correct as well at the same time। Question number 25, some in pain, some can be felt like some can be felt if someone is crying। तो अगर लाइक कोई पेन में है तो हमको कैसे पता चलता है, अगर वो रो रहा है तो हमें पता चल जाएगा ना दैट वी आर लाइक वो रो रहा है तो वो पेन में होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो हम अंदाजा लगाते हैं ना, अंदाजा मीन्स अनुमान लगा रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं, वी आर लाइक अनुमान लगाया हमने कि वो रो रहा है तो उसको वो पेन में होगा। आर यू गेटिंग इट? अगर वो रो रहा है तो वो पेन में होगा।
उपमाना, उपमाना इज कंपैरिजन। तो यहां पर दो लोगों की बात नहीं हो रही कि भाई एक रो रहा था तो वो पेन में था, हमें पता चला, दूसरा रो रहा था वो भी पेन में था, तो तब हम उपमाना लगा सकते हैं जब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो। बट हमें क्या कर रहे हैं, हम वी आर जस्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि एक बंदा पेन में है, तो इट कैन बी फेल्ट इफ समवन इज क्राइंग। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक जगह आग लग रही है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि धुआं उठ रहा है तो आग लग रही है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज अनुमाना। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं कैसा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 2020 खेल रहे हैं हम, है ना। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चंस करके। अ वेबसाइट इज डिजाइंड फॉर द यूज ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय अ प्राइवेट इंटरनेट। अगर एक वेबसाइट बनाई, डिजाइन की जाती है कि वो एम्प्लॉयज ही यूज कर सके बाय अ प्राइवेट इंटरनेट इज नोन एज, बोलो बोलो बोलो, वॉइस मेल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वर्ल्ड वाइड वेब, वाई इंटरनेट होगा या फिर एक्स्ट्रानेट होगा। Yes, the answer for this particular question is B, that is intranet, because it was designed for a private internet. Question number 27. With reference to email, what are value added network? आपको बताना है कि हम ईमेल के चलते हुए वैल्यू एडेड नेटवर्क क्या होता है। A software that transfer message from one system to another, send message from one computer to another, telecommunication company holding service for fee. So the answer for this particular question is C, that is telecommunication company holding email service for fee. That is known as the value network in reference with the email. Question number 28. The first exclusive satellite for education launched by ISRO and MHRD. MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इसरो ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, एजुकेशन सैटेलाइट जो की थी, उसका क्या नाम था? SLV, एजुसेट, इनसेट या फिर आर्यभट्टा। आई होप आपने मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, तो उसमें भी क्वेश्चन था। एंड सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज एजुसेट। अगर आपको नहीं पता था तो प्लीज आप नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगर होगा, आई रियली डोंट वांट कि आप ये क्वेश्चन गलत करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. A device that allow the user to add components and the capability to a computer system is known as. We are adding components, right? तो स्टोरेज डिवाइस, सिस्टम बोर्ड, एक्सपेंशन स्लॉट या फिर इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस नहीं हो सकता, स्टोरेज डिवाइस नहीं हो सकता, वी ऐड सम कंपोनेंट्स ना। सो देयर आर द एक्सपेंशन स्लॉट जिसमें हम वो चीजें ऐड कर देते हैं, तो वी कैन ऐड कंपोनेंट्स इन द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर। हम जॉयस्टिक वगैरह लगा सकते हैं, राइट, गेम खेलने के लिए। सो किसके थ्रू कर सकते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट के थ्रू। Question number 30. A data communication network that covers a relatively broad geographical area. We are talking about the broad geographical area. LAN, MAN, WAN. ये लाइन से ही लिखे होते हैं. LAN is for short one, WAN is for like quite big. And when we talk about really wide area, देख रहे हैं, relatively broad. So we are talking about like WAN. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अ डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कवर्स रिलेटिवली ब्रॉड, दिस इज फॉर स्मॉल एंड दिस इज रिलेटिवली ब्रॉड। यहाँ ब्रॉडेस्ट लिखा होता है तो वी कैन लाइक टेक द मैन। सो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड फुल फॉर्म पता होगी, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। With reference to Atomic Energy Act 1948, which of the following statement is correct? So there was an act that is Atomic Energy 1948. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। Continuous production of nuclear energy. Yes, we want to produce nuclear energy, but ऐसे कोई एक्ट नहीं आया था जिसमें हम continuously प्रोड्यूस करते ही रहें। We need to control and use of atomic energy for peaceful purpose. Yes, we need to use it for peaceful purpose. हम बेमतलब में nuclear energy नहीं बना सकते, right? So the answer for this particular question is B. And I hope आपको ये question clear हुआ होगा. And अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अगेन आई एम सेइंग कि कमेंट बॉक्स में आप लिख देना और सारे क्वेश्चन जरूर कर लेना, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन परफेक्ट. So
I hope you are getting my point and you are doing practice with me. So question number 32 देख लेते हैं. Gases that produce the most dangerous एसिड रेन. आपको पता होगा एसिड रेन SO2 NO2 दोनों से मिलकर होती है, बट द क्वेश्चन इज द मोस्ट डेंजरस. सो दोनों में से आपको बताना है मोस्ट डेंजरस कौन सी है. CO2 HO2 से लाइक एसिड रेन नहीं होती है. इट वाज SO2 एंड NO2, बट द मोस्ट डेंजरस वन इज SO2. इज दैट क्लियर गाइज? क्वेश्चन नंबर 33 आपको बताना है जो लेड होता है वो क्या है. इट इज एयर पॉल्यूटेंट, इज इट लैंड पॉल्यूटेंट और वाटर पॉल्यूटेंट और रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट. आपको बताना है लेड चारों में से कौन सा पॉल्यूटेंट है. सो आई होप आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा. लेड इज अ एयर पॉल्यूटेंट. लेड एयर में पाया जाता है. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च ऑन. देयर वॉज अ प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था. आपको बताना है कब लॉन्च हुआ था. 1973 में हुआ था या फिर 1972 में हुआ था, 2000 में हुआ था या 2002 में हुआ था. सो वो कब हुआ था? 1973 में हुआ था. 1 अप्रैल 1973 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, दैट इज नोन एज अ प्रोजेक्ट टाइगर. अगर नहीं आता था तो प्लीज इसको नोट कर लो. फ्यूचर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आई डोंट वांट कि आप गलत करो. सो जो स्टैटिक पार्ट होते हैं मैं आपको यही बोलता हूँ, उसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लो, ताकि इन फ्यूचर अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हो तो आपका गलत ना हो. अगर लाइक कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप कंसेप्ट लगा रहे हो तो वो तो आप सोच के कर सकते हो, एजुकेटेड गेस कर सकते हो, बट ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते. सो प्लीज नोट इट डाउन एंड आई होप आपने नोट कर लिया होगा. हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. एंड आप देख सकते हैं कि आधा घंटा हो गया है एंड हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं. तो यू मस्ट बी हैप्पी कि हमारे भाई 1 घंटे में हम 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, हम इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं. फुल फॉर्म IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इज एंगेज्ड इन. सो IUCN था, नाम से पता चल जाता है इट वॉज फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट. क्योंकि फुल फॉर्म मैंने जितनी भी क्लासेस लिए मैंने आपको ये बताया. फुल फॉर्म आपको पता है तो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लगा पाएंगे क्वेश्चन में क्या करने की कोशिश कर रहा है, राइट. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट. ये जो भी आया था दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ये किस में एंगेज था? ये था वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट में. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में. गेटिंग इट? सो ये किस लिए आया था? ये आया था ग्लोबल अथॉरिटी टू सेफगार्ड द नेचर इन द वर्ल्ड. सो नाम से पता चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ नेचर. सो उसको सेफगार्ड करने के लिए, उसको बचाने के लिए ये आया था. सेफगार्ड ऑफ नेचर, दैट इज वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट. रिसर्च में नहीं था, एजुकेशन में नहीं था, एंड इट वाज जस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन, सेफगार्ड के बारे में बात कर रहे थे. सो क्वेश्चन को जब आप सॉल्व हो जाते हैं तो ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं. दे आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, प्रमोटिंग, बट द क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंजर्वेशन के बारे में, तो कंजर्वेशन को हम रिलेट कर सकते हैं प्रोटेक्शन से, सेफगार्ड से. आई नो इट हैपन, सबके साथ ही होता है कि एग्जाम में बैठे हैं, जब आंसर पता चल जाता है, ओ शिट यार सर इसका आंसर तो मुझे पता था, इसका आंसर तो यही होना चाहिए था, मैं बोलने ही वाला था. सो इट्स ओके, बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 36, एजुकेशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल लेवल इज करिकुलम सेंटर, चाइल्ड सेंटर या फिर सब्जेक्ट सेंटर या फिर ऑल द अबव. सो एलिमेंट्री स्कूल जो बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग वाला जो स्कूल लेवल होता है उसे एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं. तो एलिमेंट्री स्कूल का जो भी होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द चाइल्ड सेंटर. बच्चे को देख के पढ़ाया जाता है कि भाई उसको समझ आ रहा है तो जल्दी कराओ, नहीं आ रहा तो दे विल टेक टाइम. इट इज़ नॉट दैट करिकुलर सेंटर की भाई जो बता दिया ऐसे ही कराना है, सब्जेक्ट सेंटर, ऐसा नहीं होता. जो एलिमेंट्री लेवल होती है वो चाइल्ड सेंटर ही होती है और होनी भी चाहिए. सो क्वेश्चन नंबर 37, डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी. बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आप पढ़ के जाना, बिकॉज डीम्ड यूनिवर्सिटी से बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर भी क्वेश्चन आए. सो आई वॉन्ट यू टू डीम यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से आप पढ़कर जाएं.
डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी के बीच में क्या फर्क है? यूनिवर्सिटी इज बिगर इन साइज, ऐसा कुछ नहीं होता। एस्टैब्लिश बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यस, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो भी लाइक एक एक्ट के पास होके ही बनती हैं। एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो यस इट एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही उसको ओहदा दे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसे ओहदा देती है टू बी डीम्ड टू यूनिवर्सिटी ऑन द अप्रूवल ऑफ MHRD। यूनिवर्सिटी लुक आफ्टर द एफिलिएट कॉलेजेस, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज वगैरह जो होती हैं वो अपने एफिलिएट कॉलेज बना सकती है, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं अपने एफिलिएट कॉलेज नहीं बनाती है या फिर उन्हें लुक आफ्टर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 38, हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटनिक, लॉर्ड बीसली। तो आपको बताना है हंटर कमीशन जो था वो किसने अपॉइंट किया गया था। प्लीज ट्राई टू आंसर गाइस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम या फिर लॉर्ड बीसली। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज लॉर्ड रिपन। Question number 39. The Open University to receive Center of Excellence in the Distance Education Award Conference by Commonwealth Learning in 1993. So 1993 में एक ऐसी ओपन यूनिवर्सिटी है जिसे एक्सीलेंस इन डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में अवार्ड मिला गया बाय कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी या फिर आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कहां पर है? मैदान गढ़ी, न्यू दिल्ली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगर आप अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप आंसर बता सकते हैं। NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ICSSR, इट इज रिलेटेड टू द सोशल साइंस। ICT की फुल फॉर्म पता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, T फॉर technical. So the answer for this particular question is C. Again I am saying, अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे चीजों का। तो फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसे याद करके जाना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर हैज द इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। सो एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक अच्छे टीचर की कौन सी होनी चाहिए? 4 क्वालिटी लिखी है, आपको बताना है। टीचर हु इज मोस्ट पंक्चुअल इन द क्लास, हु इज मोस्ट सिंसियर, हु इज मोस्ट रिएक्टिव एंड हु इज सोशल एंड हैज मास्टर्ड हिज कंटेंट। यस, ये सारी चीजें होनी चाहिए, बट अगर मैंने पहले भी बोला था सारे ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, सारे ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, तो आप ऐसा ऑप्शन चूज करोगे जो ज्यादा ब्रॉड है, जो ज्यादा सूट कर रहा है। तो एक ऐसा टीचर जो सोशल भी है और अपने कंटेंट में मास्टर्ड भी है, तो वो एक अच्छा टीचर, उसकी एक अच्छी क्वालिटी होती है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है इसमें। इन ट्रेडिशनल क्लासरूम अ लेसन इज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग क्लास टाइम एंड लर्नर मे बी गिवन अ होमवर्क। सो ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था कि एक लेसन पढ़ा दिया गया बाय चॉक एंड टॉक मेथड और आपको होमवर्क दे दिया कि भाई इसको करके लाना। ensure that they are comprehending the subject, right? उसको होमवर्क दे दिया, उसको जस्ट टू चेक कि उसको वो सब्जेक्ट समझ में आया या नहीं आया। बिकॉज माइंड मैपिंग इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट फॉर द विजुअल लर्नर विद यू ग्रुप। सॉरी। तो असर्शन रीजन में क्या है, यहाँ पर ट्रेडिशनल के बारे में बात हो रही है। ट्रेडिशनल इज पुराना वाला चॉक एंड टॉक मेथड था। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? ऑनलाइन को टीचिंग के बारे में बात हो रही है। ये क्या हो गया? ये इसको हम मॉडर्न बोल सकते हैं। सो ट्रेडिशनल क्लासरूम, मॉडर्न क्लासरूम की मतलब दो स्टेटमेंट जो लिखी है वो दोनों ठीक है, बट डिफरेंट लिखी है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। ये अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी,
सॉरी बी, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ट्रेडिशनल के बारे में ठीक लिखा है, ऑनलाइन टीचिंग के बारे में ठीक लिखा है, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। इज दैट क्लियर गाइस? बढ़े आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, मॉड्यूल्स ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग एड्स ऑफ द चिल्ड्रन इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑफ स्वयं प्रभा। सो स्वयं प्रभा क्या है? एक मॉड्यूल ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग है जिसमें लर्निंग एड्स फॉर द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स। आपको बताना है स्वयं प्रभा के अंदर कौन सा कोड आता है। हायर एजुकेशन आता है, स्कूल एजुकेशन आती है 9 to 12, करिकुलम बेस्ड आता है, या फिर असिस्ट स्टूडेंट आता है 11-12 के बच्चे को असिस्ट करने के लिए। सो इट इज फॉर द स्कूल एजुकेशन, दैट इज फॉर 9 to 12 लेवल। उसमें मॉड्यूल्स ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग दे रखे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग एड्स भी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, CCK08 focus on which of the following? There is a thing known as CCK08, आपको बताना है कि वो क्या है। एजुकेशन एंड लर्निंग, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, या दोनों, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं CCK08 की। द कनेक्टिविज्म and connective, C for connectivism and C for connective and K for knowledge, right? Or knowledge, it is just a course. So the connectivism and connective knowledge course 08 focus on, तो भाई कोर्स है, नॉलेज के बारे में बात हो रहा है, तो वी टॉक अबाउट द नॉलेज एंड लर्निंग, राइट? सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए कि CCK08 फोकस ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग। इन ट्रेडिशनल अप्रोच सब्जेक्ट्स आर, जो पुरानी अप्रोच होती थी उसमें सब्जेक्ट कैसे होते थे? इंडिविजुअल होते थे, इंडिपेंडेंट होते थे, डिपेंडेंट होते थे, या फिर दोनों होते थे, दैट इज इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट। प्लीज टेक योर टाइम, सोचो, फिर आंसर करने की कोशिश करो। The answer for this particular question is D, that both A and B। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें जो सब्जेक्ट थे वो इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट थे। बिकॉज क्या होता था, जो पुराने सब्जेक्ट होते थे उनमें बहुत ही कम कनेक्शन होता था, देयर इज वेरी लिटिल लेस और नो कनेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट्स, राइट? और जो मॉडर्न अप्रोच होती है उसमें जो आपके सब्जेक्ट होते हैं दे आर डिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि भाई मेरे को लाइक चॉइस भी होती है ना कि आप ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो इन मॉडर्न, और वो डिपेंडेंट भी होते हैं कि भाई अगर आपने लाइक कोई भी कोर्स किया, पेंटिंग का कोर्स किया, उसके बाद उसने आपने कोई और कोर्स कर लिया, सब्जेक्ट अपनी मर्जी से ले लिए, तो भाई ये कोर्स किया है मैंने, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो वो आपस में डिपेंड होते हैं। बट इन ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता था कि आपको प्रॉपरली सब्जेक्ट दे दिए जाते थे, वो इंटरडिपेंडेंट लाइक इंडिपेंडेंट होते थे कि भाई ये इसकी हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो दे आर इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट। देयर इज अ वेरी लेस कनेक्शन बिटवीन द ट्रेडिशनल अप्रोच। Is that clear, guys? Okay. Question number 46. In order to determine the ability of a learner, a teacher should use which of the following test? अगर हमें किसी की एबिलिटी चेक करनी है, मतलब हमें, या फिर ऑब्वियसली वी आर टीचर, हम टीचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वी एज अ टीचर अगर हमें किसी की एबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या चेक करेंगे? उसका एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करेंगे, उसकी रीजनिंग, या फिर उसका अर्थमेटिक, या फिर उसकी स्कॉलस्टिक। भाई स्कॉलस्टिक तो उसको जस्ट नंबर दिखाएगा ना, क्या है क्या नहीं है। एबिलिटी तो हम खुद देखना चाहेंगे ना, तो वो किसके थ्रू देखेंगे? वो हम उसके एप्टीट्यूड के थ्रू देखना चाहेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड, वी टॉक अबाउट द एबिलिटी। ए वी कैन मैच। गाइज आ रहा है ना समझ में? अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में हमें बता देना कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 47 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजेस नंबर्स। क्वांटिटी के बारे में बात करें तो नंबर्स तो होते ही, उसमें एक नंबर है तो ग्राफ भी है, विच एक्सप्रेस द डाटा एंड द फैक्ट, राइट? बिकॉज दिस इज यूजुअली
of use of test and confirm theory and establish generalizable fact about any topic. अभी हमने पीछे क्वेश्चन से पढ़ा था, जो क्वालिटेटिव था वो जनरलाइजेशन 100% नहीं होता था, बट इन क्वांटिटेटिव वी कंफर्म द थ्योरी, वी मतलब हम उस थ्योरी को कंफर्म करते हैं, हम फैक्ट दिखाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर और उसको जनरलाइज कर देते हैं, राइट। सो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और वो उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Is that clear guys? समझ में आ रहा है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनएयर आर अ पार्ट ऑफ विच स्टेप ऑफ रिसर्च? फर्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम करते हैं तब इंटरव्यू लेते हैं, या फिर डाटा कलेक्ट करते वक्त, या प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, या फिर एनालाइजिंग डाटा। सो इट इज क्वाइट कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पढ़ते ही कि हाँ सर ये इसका आंसर है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज डाटा कलेक्टिंग। तो इंटरव्यू लेते हैं हम, शेड्यूल लेते हैं, तो इंटरव्यू और शेड्यूल में क्या फर्क है, या क्वेश्चनएयर में या शेड्यूल में क्या फर्क है? जब आप क्वेश्चनएयर सामने वाले को भरने के लिए देते हो, वो आपको भर के देता है, तो दैट इज नोन एज क्वेश्चनएयर। बट आप वो क्वेश्चनएयर खुद भरते हो, तो दैट इज नोन एज द शेड्यूल। तो शेड्यूल और क्वेश्चनएयर में ये डिफरेंस होता है। तो इंटरव्यू तो भाई हम दे ही रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। सो दीज थिंग्स कम्स अंडर द डाटा कलेक्शन, नॉट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, नॉट इन प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, ना ही एनालाइजिंग डाटा के अंदर आती है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़े आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बिगिंस विद अ क्वेश्चन रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हो तो जो क्वेश्चन होता है हमारा वो किसके रिगार्डिंग होता है? रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन, हम देखने की कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रोनस वेरिएबल, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल जिसके बारे में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो इट इज जस्ट नॉट cause and effect, it is just not dependent, it is just not independent, it is about the two or more variables. So the answer for this particular question is C, that is relationship between two or more variable. Experimental research design में हम यही चीजें करते हैं। Is that clear guys? समझ में आया बच्चों? Okay. Question number 50, identify correct statement regarding quantitative research. क्वांटिटेटिव के बारे में हम बात करनी है। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है, जिसमें क्वांटिटी होती है, जिसमें हम जनरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं 100% की वो जनरलाइज हो ही जाएगा। तो डिडक्टिव रिसर्च की ही था ना वो क्वांटिटेटिव रिसर्च। अभी जस्ट फ्यू क्वेश्चंस पहले ही हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। मतलब देख रहे हैं कि कंसेप्ट तो वही रहता है ना, सिलेबस तो वही रहता है, कंसेप्ट चीजें सेम रहती हैं, बट लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, अलग तरीके से पूछने की कोशिश करते हैं, चीजें वही रहती हैं। सो इफ यू नो द आंसर, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कर पाएंगे, मतलब आपने समझ रखी हैं चीजें, तो यू कैन इजीली डू दैट। अगर एक बार नहीं आ रहा तो 2 बार पढ़ने की कोशिश करो, तब भी नहीं आ रहा तो भाई तीसरी बार भी पढ़ने की कोशिश करो, तब भी नहीं आ रहा ना, जस्ट डू वन थिंग, एजुकेटेड गेस करके छोड़ दो। अपने ईगो पर नहीं लेना कि भाई ये सब्जेक्ट तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था तो ये हो क्यों नहीं रहा है। भाई आगे बढ़ जाओ, बिकॉज 2 नंबर इसमें मिलेंगे, आगे भी 2 नंबर ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगा दोगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इट विल बी नॉट लाइक दैट, राइट। सो यू नीड टू बी लाइक एक अच्छा अप्रोच लेकर जाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 51, यूजिंग ओनली जेस्चर्स एंड सिग्नल्स एंड अवॉइडिंग यूज ऑफ वर्ड्स। अगर हम नहीं बोल रहे हैं, चाहे लिखकर या फिर बोलकर, सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेंट्स ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम वर्ड्स यूज नहीं करते, नॉट इवन ओरल और रिटर्न, तो उसको क्या बोलते हैं? तो वर्बल क्या होता है? वर्बल तो हम बोलकर हो गया, राइट। सो और म्यूट कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें हम बोल ही नहीं रहे हैं, तो म्यूट कम्युनिकेशन जैसा कुछ नहीं होता, उसको बोलते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम जेस्चर्स और सिग्नल्स यूज करते हैं, हम वर्ड्स नहीं बोलते।
क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको बताना है कम्युनिकेशन की जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। आपको 5 पॉइंट दिए हैं, आपको बताना है कि कम्युनिकेशन के फीचर क्या हो सकते हैं। इंटरेक्टिव एंड मीन फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो जो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो इट मस्ट बी इंटरेक्टिव ना, आपस में हमें इंटरेक्टिव होने चाहिए, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी हम उसको कम्युनिकेशन बोलेंगे। अच्छा, तो ए कहीं ना कहीं हो जाएगा। एक्सचेंज आइडियाज एंड थॉट, ऑब्वियसली आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना। एंड इनफॉर्मल इन नेचर, इट कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, दोनों हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन हम हटा देंगे, सी ऑप्शन हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, तो 2 ऑप्शन हमारे वैसे ही हट गए, तो हमारे 2 ऑप्शन बचे, राइट, ए बी डी और बी और डी। तो ए हमने यहाँ पर चूज कर लिया था, तो ऑब्वियसली आंसर ये ही होना चाहिए। सो आर यू गेटिंग इट कि चीजों को कैसे करना है। और क्या बचा, कैरीज अ डेफिनेट पर्पस। ऑब्वियसली अगर किसी से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो तो उसका एक पर्पस होता है, तो डी भी होना चाहिए। तो हमने देख लिया बी डी होना चाहिए, बट हमने यहाँ पर देखा ए बी होना चाहिए। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए। समटाइम्स आपको सारी चीजें नहीं पता होती, यू कैन गो विद द ऑप्शंस एज वेल, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो आप। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़े आगे। यस, द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हेल्पफुल इन एफिशिएंट ग्रुप कम्युनिकेशन। आपको बताना है कि एक अगर ग्रुप कम्युनिकेशन हो रही है तो कौन किस में हेल्पफुल होगी, किस में एफिशिएंट होगी। डेफिनेट लीडर, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, एनकरेजमेंट टू कम्युनिकेट, ऑल द अबव। सो एक ग्रुप कम्युनिकेशन हो रही है तो एक डिफाइंड लीडर होना चाहिए जो उन सबको लीड करे। एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए कि भाई मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, 10 लोग बोल रहे हैं, तो वो इजीली बोल पाए, सबको बोलने का हक हो, तो वो एक अच्छा ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। एनकरेज टू कम्युनिकेट, ऑब्वियसली इफ वी आर लाइक एनकरेजिंग, हम बोल रहे हैं कि बच्चे हाँ बताओ, ये करो वो करो, इफ आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, आई एम प्रोबिंग यू आउट, आई एम एनकरेजिंग कि यस प्लीज डू कम्युनिकेट, प्लीज डू लेट मी नो कैसी चल रही है क्लास, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कमेंट में बताओ। सो आई एम एनकरेजिंग यू to communicate, so this must be there to be an efficient group communication. So the answer for this particular question is D, that is all the above। आपको सारी चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए अगर आप efficient group communication चाहते हैं तो। Is that clear guys? क्वेश्चन नंबर 54 फिर देख सकते हैं, assertion reason का क्वेश्चन आ गया है। Noise is pervasive at all the stages of communication and is a barrier of effective communication। रीजन में बोल रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल दैट डू नॉट अलाउ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन आर कॉल्ड बैरियर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपको दोनों को रीड करना है, बताना है कि इज इट गुड एक्सप्लेनेशन और नॉट, और ट्रू और फॉल्स। तो आपको प्लीज लाइक आंसर करने की कोशिश करें। ऑल परवेसिव मतलब वो प्रेजेंट होती है हर जगह, तो नॉइस इज परवेसिव। यस, नॉइस हर जगह होती है, एट द ऑल स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, हर स्टेजेस पर वो नॉइस होती ही है, और वो बैरियर भी है कम्युनिकेशन, तो इट इज ट्रू। रीजन में क्या बोल रहा है, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल दैट डू नॉट अलाउ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन आर कॉल्ड बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पर भी बोला गया कि ये बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्स्टेकल जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट में हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात कर ही रहे हैं ना। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़े आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, मास मीडिया इज द कम्युनिकेशन विच इज आउटसाइड द रेलम ऑफ। आपको बताना है कि मास मीडिया किसके रेलम से, किसके एरिया से आउटसाइड है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, या तो दोनों या फिर नन ऑफ दी अबव। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 or more people, राइट। सो जब 1-2 लोगों से बात कर रहे हैं तो, और मास मीडिया इज क्वाइट डिफरेंट ना। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए ओनली। क्वेश्चन नंबर 56, if the code language could is written as this one BNTKC and margin is written as LZQFH, how will molding will be written in the code। तो आप देख सकते हैं कि इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। B के बाद क्या आता है C, C के बाद क्या आता है
डी। तो आप देख रहे हो जो उसका डिकोड वर्ड है तो उसके आगे वाला वर्ड वहां पर लिखा हुआ है, और पहले वर्ड को देखें तो बोल सकते हैं उसका प्रीवियस वर्ड वहां पर लिखा हुआ है। तो एल के बाद क्या आता है एम, और एम के बाद क्या आता है एन, राइट। तो हम देख सकते हैं अगर हम यहां पर देखें एन के बाद आता है ना एम, राइट। एफ के बाद क्या आता है जी। तो अगर हम पहले से ही देख लेते हैं एन के बाद एम आता है, सो सीधा सीधा आंसर निकल के आ गया। एल के बाद सॉरी गाइस, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं, गुड, एंड दिस इज बी एन टी के सी। बी के बाद आता है सी, एन के बाद ओ, टी के बाद यू, के के बाद एल, और सी के बाद क्या आता है डी। ऐसे ही जो ये वर्ड है मोल्डिंग, MOULDING। सो मोल्डिंग भी रिटर्न इन द कोड। मोल्डिंग को कैसे कोड में लिख सकते हैं, तो एफ के बाद जी आता है, राइट। एफ के बाद जी आता है, तो ये पॉइंट हमने हटा दिया यहाँ से बिकॉज 3 में एफ है, एक को एलिमिनेट कर दिया। स्टार्टिंग को देख लेते हैं, एम, एल एम एन, तो 2 में एल है, एक और हटा दिया हमने, एल आएगा यहाँ पे। ओ से पहले क्या आता है एन, एम एन आता है ना, एन ओ, तो यहाँ पे एन आएगा, राइट। तो एन दोनों में है। उसके बाद हम आगे वाला चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है या फिर के बाद यू आता है, टी यू वी, टी आता है ना। सो टी किस में लिखा है, ए में लिखा है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए। अब समझ में आया आपको, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 57, आई गो 10 मीटर टूवर्ड ईस्ट। तो पहले हम बना लेते हैं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसमें बोल रहा है आई गो 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, हम ईस्ट की तरफ गए 10 मीटर। देन आई टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ, हम नॉर्थ की तरफ गए। देन कवर 20 मीटर, 20 मीटर हमने यहाँ पे कवर कर लिया। देन आई टर्न राइट 10 मीटर एज वेल, तो 10 मीटर हम चले गए। तो हमें बताना है कि कौन से डायरेक्शन में हम स्टार्टिंग पॉइंट से। सो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमने यहाँ की थी तो वी आर इन डायरेक्शन ऑफ, कौन सी हुई, नॉर्थ ईस्ट। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। इज दैट क्लियर गाइस? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 58। सो बच्चे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको 29% निकालना है 725 का, देन आप क्या करेंगे 60% निकालेंगे 315 का। जो भी नंबर आएगा उसमें आपको मतलब यहाँ पर दिख जाएगा कि 725 में से कितना नंबर माइनस करें ताकि हमारा आंसर निकल आए। सो अगर हम 29% निकालेंगे 725 का एंड 60% निकालेंगे 315 का, उसमें 21 ऐड करेंगे, देन द आंसर विल बी इक्वल। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बिटवीन सब अल्टरेशन, इफ द यूनिवर्सल इज ट्रू देन द पर्टिकुलर इज। अगेन आई वाज सेइंग स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से एक या दो क्वेश्चन आते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको बताना है सब ऑल्टरेशन में अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर क्या होता है। इसके कुछ लॉ होते हैं, वो आपको याद होंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। इफ सब ऑल्टरेशन इज ट्रू देन द पर्टिकुलर विल बी ट्रू एज वेल। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज ट्रू। कि सब ऑल्टरेशन में हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। मैं बहुत खुशी हो रही है कि 60 मिनट में ही हम खत्म कर चुके हैं। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ। एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड कब होगा? जब उसकी प्रीमाइस ट्रू होगी और कंक्लूजन भी ट्रू होगा। So that's all for today and I am very happy that we have completed 60 by 60 in
लाइक सच्ची में 60 मिनट में हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी वीडियोस नोटिफिकेशन होगी वो आपको वहां पर मिल जाएगी। एंड दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन दबा लीजिए। जैसे जैसे हमारी वीडियोस आती रहेंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। फटाफट से ज्वाइन कर लेना। शेयरिंग इज केयरिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने दोस्तों को शेयर कर देना सो दैट वो भी इजीली पढ़ पाए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। बाय बाय गाइस, हम मिलते हैं कल की क्लास में at the same time. See you guys. Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, करो लाइफ की तैयारी।